अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने MTL 623 का टॉपिक नंबर 6 से 10 तक कवर किया था। आज इंशाल्लाह हम लोग टॉपिक नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, टॉपिक नंबर 11 में यहाँ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स हैं। ये रूल्स लाज ये इतने इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, आप इजीली इनको स्किप कर सकते हैं। इसमें अगर हम थोड़ी सी इसको देख लें, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर पॉइंट कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, उसका ये वाला फार्मूला होता है x इज इक्वल टू एक्स आई ई आई। ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर वेक्टर कोऑर्डिनेट्स के लिए उसका ये वाला फार्मूला होता है। इसको एक नज़र जस्ट आप MCQs के लिए देख लें कि इसमें क्या होता है, a इज इक्वल टू A1 E1 प्लस A2 प्लस A3 E3 इज इक्वल टू AI EI, इसके इक्वल होता है। ये वेक्टर कोऑर्डिनेट की बात हो रही है और यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट P, मतलब कोई भी एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। नेक्स्ट है जी कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि कर्व होता है और ये किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास ये वाला सिस्टम होता है और इसमें ये वाला सिस्टम अलाउ नहीं होता, क्योंकि कर्वीलिनियर नेम से ही जाहिर हो रहा है कि ये कर्व कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, द बेसिस इन कर्व कोऑर्डिनेट सिस्टम में नॉट बी ऑर्थोगोनल। ये जो होता है ये ऑर्थोगोनल नहीं होता है एवरीवेयर इन स्पेस। ये आपने MCQs के लिए याद रखना है कि एक तो ये ऑर्थोगोनल नहीं होता और दूसरा ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी अलाउ नहीं होता। हो सकता है कि ये आपसे MCQs में पूछ लें। नेक्स्ट है द बेसिस वेक्टर डू नॉट हैव टू बी 90 डिग्री टू ईच अदर। इसमें जो आपके पास बेसिस वेक्टर्स होती हैं वो भी 90 डिग्रीज पे नहीं होती। दे डो नॉट हैव मैग्नीट्यूड 1, इनका मैग्नीट्यूड भी 1 नहीं होता। हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे 4 पॉइंट्स डिस्कस किए। एक फर्स्ट पॉइंट ये था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये अलाउ नहीं होता। सेकंड ये था कि इसमें जो बेसिस होती हैं वो ऑर्थोगोनल नहीं होती। इसमें कोई भी बेसिस वेक्टर 90 की डिग्री पर नहीं होता और ना ही इसमें किसी का बेसिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें यह है कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। कब आप किसी भी कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे, जब उनके जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो ऑर्थोगोनल होंगी। ठीक है, अगर बेसिस वेक्टर्स उसकी ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब है कि वो जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ये टेबल ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये आपके MCQs में पूछ ले। इसमें ये है कि अगर आपके पास है कोऑर्डिनेट लाइन स्ट्रेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट लाइंस अगर आपके पास स्ट्रेट हैं तो उनके जो बेसिस वेक्टर्स होंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे। इसकी एग्जांपल है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें जो आपके पास लाइंस होती हैं वो स्ट्रेट भी होती हैं और वो 90 के डिग्री पर भी होती हैं, ऑर्थोगोनल भी होती हैं। नेक्स्ट, अगर वो स्ट्रेट हैं और ऑर्थोगोनल नहीं है देन इसकी एग्जांपल होगी स्क्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट इसकी एग्जांपल स्ट्रेट हो ऑर्थोगोनल हो तब इसकी एग्जांपल कौन सी होगी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर वो स्ट्रेट है नॉट ऑर्थोगोनल है देन उसकी एग्जांपल होगी स्क्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर वो कर्व है, ओके, नेक्स्ट आपके पास है जी कर्व। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट लाइंस कर्व हैं ऑर्थोगोनल है देन उसकी एग्जांपल होगी पोलर साइलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, साइलेंड्रिकल या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट, अगर वो कर्व है नॉट ऑर्थोगोनल है देन उसकी एग्जांपल होगी इलिप्टिकल साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब ये आपको ये पूछ सकते हैं आपके MCQs में, अगर कोऑर्डिनेट लाइन स्ट्रेट हो और ऑर्थोगोनल हो देन उसकी एग्जांपल में आपने इस पर टिक करना है। स्ट्रेट नॉट ऑर्थोगोनल हो तो आपने ये वाले एग्जांपल को शो करवाना है। कर्व ऑर्थोगोनल हो देन ये वाली एग्जांपल, और अगर कर्व है नॉट ऑर्थोगोनल है देन ये वाली एग्जांपल। ठीक है, ये आपके अक्सर MCQs में पूछते हैं। नेक्स्ट है जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट में है कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है XYZ कैन बी एक्सप्रेस एज अ फंक्शन। उसका आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, x इज इक्वल टू x U1 U2 U3, y इज इक्वल टू y U1 U2 U3, z इज इक्वल टू z U1 U2 U3। इसमें भी कुछ भी याद रखने वाला नहीं है, ये बिल्कुल भी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप ये चीज़ बस देख लें। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट आपके पास ये वाली चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर्स, इनके फार्मूले अक्सर आपके पेपर में पूछे जाते हैं, यूनिट वेक्टर का, स्केलर फैक्टर का, टेंजेंट वेक्टर का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट वेक्टर्स किसे कहते हैं, लेट R इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के, ये आपके पास एक R है। बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, देन यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम R इज इक्वल टू R U1 U2 U3। यूनिट वेक्टर में ये वाली बात आपने याद रखना है कि इसमें क्या होता है, R यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R U1 U2 एंड U3। नेक्स्ट वन है जी आपके पास टेंजेंट वेक्टर। टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, टू U1 कर्व एट P फॉर विच U1 एंड
3 आर कॉन्स्टेंट इज पार्शियल आर बाई पार्शियल यू वन दैट यूनिट। इसमें ये वाली चीज़ याद रखनी है आपने कि अगर E1 है तो इसका फार्मूला होगा पार्शियल आर बाई पार्शियल यू वन ओवर पार्शियल आर बाई पार्शियल यू वन इसका मोड। ठीक है, अगर यहाँ पे E2 होगा तो यहाँ पर U2 हो जाएगा, अगर E3 है तो यहाँ पर U3 और यहाँ पर भी U3 हो जाएगा। जस्ट टेंजेंट वेक्टर में आपने ये वाला फार्मूला और यूनिट वेक्टर में आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट है जी स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर किसको कहते हैं? इसमें ये चीज़ होती है, ये इस चीज़ को कहते हैं जी स्केल फैक्टर। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है, अगर ये वाली चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए तो ये वाली जो साइड होगी इसको आप क्या बोलेंगे? स्केल फैक्टर। देखिए इसी को उन्होंने किया पार्शियल आर बाई पार्शियल यू वन, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये जो E1 है, ये जो चीज़ है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पे बन जाएगा पार्शियल आर बाई पार्शियल यू वन, इसका मोड E1। ठीक है, और इसको हम अक्सर नेम दे देते हैं, जो मोड वाली वैल्यू है इसको हम नेम देते हैं H1 का, H1 E1। पार्शियल आर बाई पार्शियल टू किसके इक्वल होगा? पार्शियल आर बाई पार्शियल टू E2। इस तरह पार्शियल आर बाई पार्शियल U3 ये किसके इक्वल होगा? H3 E3 के इक्वल होगा। ठीक है, दीज क्वान्टिटीज H1 H2 H3 आर का स्केल फैक्टर, इनको कहते हैं जी हम लोग स्केल फैक्टर्स। स्केल फैक्टर गिवन मेजर ये हमें बताता है हाउ टू चेंज इन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज हुआ और कैसे किसी भी पॉइंट की पोजीशन चेंज हुई। ये दो चीज़ें हमें क्या बताता है? हमें स्केल फैक्टर बताता है। नेक्स्ट है जी आपके पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? डेल U1 इज वेक्टर एट पॉइंट P नॉर्मल टू अ सरफेस U1 इज इक्वल टू C1 अ यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन U1 यूनिट नॉर्मल वेक्टर किसको कहते हैं? इसको कहते हैं जिसमें आपके पास E1 इज इक्वल टू डेल U1 ओवर डेल U1 का मोड। ठीक है, इस तरह जब E2 की बात होगी तो ये इक्वल होगा डेल U ओवर डेल U2 का मोड। इस तरह जब E3 की बात होगी डेल U3 ओवर डेल U3 का मोड। ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, स्केल फैक्टर्स क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स क्या होता है। इन तीनों में आपके इसके फार्मूले अक्सर आपके एमसीक्यूज में भी या शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास टू सेट्स बिकम आइडेंटिकल। आपके एमसीक्यूज के लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वाले पॉइंट्स के दो सेट्स हैं आपके पास, वो कब आइडेंटिकल होते हैं? इफ़ द कर्विलिनियर सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। अगर कर्विलिनियर सिस्टम है वो ऑर्थोगोनल है तो आप कह सकते हैं कि दो सेट्स हैं वो क्या है? आइडेंटिकल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास बोथ सेट्स आर एनालोगस टू I J K यूनिट वेक्टर इन रेक्टेंगल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बट आर अनलाइक। कोई भी दो सेट्स होती हैं वो एनालोगस होती हैं I J K पे, लेकिन बट आर अनलाइक इन वे दैट दे में चेंज डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन वो जो सेट्स हैं वो अपनी डायरेक्शंस को पॉइंट टू पॉइंट चेंज कर सकते हैं। इसमें ये वाली चीज़ याद रखने वाली है, चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट है जी टेंजेंट एंड नॉर्मल वेक्टर्स कंसिडर रेसिप्रोकल सिस्टम। जो टेंजेंट वेक्टर है और जो नॉर्मल वेक्टर है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। रेसिप्रोकल किसको कहते हैं? जिसमें डायरेक्शन सेम होती है बट उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज होता है, उसको आप क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, जिनकी डायरेक्शन सेम होती है एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर बट मैग्नीट्यूड इक्वल टू रेसिप्रोकल, बट उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज होता है, तो उनको आप लोग क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर कहते हैं। और ये बात याद रखनी है कि जो टेंजेंट है और जो नॉर्मल, ये दोनों जो वेक्टर्स हैं वे एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होती हैं। नेक्स्ट है जी ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? इफ़ द कोऑर्डिनेट कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, कोई भी आपके पास कोऑर्डिनेट कर्व है वो इंटरसेक्ट करती है राइट एंगल पे, राइट एंगल कहती है 90 के एंगल को। ठीक है, द कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट से ऑर्थोगोनल। जब कोई भी आपके पास कोऑर्डिनेट है वो 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट करता है तो आप उस कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल कहते हैं। इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम द यूनिट वेक्टर E1 E2 इसमें जो E1 E2 E3 होते हैं वो क्या होती हैं? ऑर्थोगोनल होती हैं। ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में E1 E2 E3 ये क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल होते हैं। और ऑर्थोगोनल कब होती हैं? जब वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, आप इसमें आपने ये वाला जो पॉइंट है ये याद रखना है कि E1 डॉट E1 E2 डॉट E2 E3 डॉट E3, मतलब आप इन यूनिट वेक्टर्स का जब आपस में ही डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 1 के इक्वल आता है। जब आप इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी और के साथ लेते हैं, जैसा कि E1 का E2 के साथ ले रहे हैं, E2 का E3 के साथ ले लें, E3 का E1 के साथ ले लें, तो ये क्या आता है? 0 के इक्वल आता है। जब खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो 1 आता है, जब किसी और के साथ लेते हैं यूनिट वेक्टर के साथ तब आंसर आपके पास 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास इफ़ द सिस्टम इज राइट हैंडेड। अगर आपके पास जो सिस्टम है वो राइट हैंडेड है देन आप लोगों ने क्या करना है? E1 E क्रॉस E2। अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है, ये डॉट प्रोडक्ट था और ये बात हो रही है क्रॉस
प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है जी, E1 क्रॉस E2 या इसमें अगर आपने ये चेंज करना है E2 E1 लिखना है तो यहाँ पे आप माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। E1 क्रॉस E2 या माइनस E2 क्रॉस E1 ये किसके इक्वल होता है, E3 के इक्वल होता है। E2 क्रॉस E3 या माइनस E3 क्रॉस E2 ये किसके इक्वल होता है, E1 के इक्वल होता है। E3 क्रॉस E1 या माइनस E1 क्रॉस E3 ये किसके इक्वल होता है, E2 के। 3 से 1 तक हो जाएगा तो वो 2 होगा, 1 से 2 की तरफ जाएगा तो 3 आएगा, 2 से 3 की तरफ जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। अगर वो लेफ्ट हैंडेड है, अगर ये राइट हैंडेड है तो ये वाले आंसर पॉजिटिव होंगे, अगर वो लेफ्ट हैंडेड है तो ये बस यहाँ आंसर्स में क्या आ जाएगा, माइनस 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 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास अ वेक्टर इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें भी कुछ भी ज़्यादा याद रखने वाला नहीं है, जो मेन पॉइंट है वो बस आप ये याद रख लें कि इसमें जो ए वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, C1 del U1, C2 del U2, C3 del U3, ठीक है। where C1 C2 C3 are called contravariant components of vector A and C1 C2 C3। इसमें जो मेन पॉइंट है ना वो ये वाली बात याद रखने वाली है कि जब I J के इक्वल होगा देन आंसर 1 आएगा, जब I J के इक्वल नहीं होगा देन आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये वाली चीज़ अक्सर आपके MCQ में पूछ सकते हैं, इसके अलावा ये वाली चीज़ है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आर्क लेंथ इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आर्क लेंथ क्या कहते हैं, आर्क लेंथ में आप DR का DR के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और इसका ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। जहाँ पर भी आर्क लेंथ की बात होगी नेक्स्ट टॉपिक्स में तो हम इस चीज़ को लिखेंगे DS के DR डॉट DR। ये हम कैसे निकालते हैं थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, अदरवाइज ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। DS के I अप्रोचेस 1 2 3, J अप्रोचेस 1 2 3, HI HJ E1 डॉट EJ DUI DUJ, ठीक है। आप ये लिखने के बाद डायरेक्ट अगर आप ये चीज़ भी लिख देना कि DS² इसका ये वाला फार्मूला होता है, आर्क लेंथ इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट में इसका ये फार्मूला होता है DS² इज इक्वल टू DR डॉट DR। इनके रिलेटेड जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक्स में एग्जांपल्स आ रही हैं वहाँ से आपका सब्जेक्टिव आता है, अदरवाइज ये वाली जो चीज़ें हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है जी आर्क लेंथ इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट। ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट में इसका ये वाला फार्मूला होता है DS² H1 का स्क्वायर DU1 का स्क्वायर H2 का स्क्वायर DU2 का स्क्वायर H3 का स्क्वायर DU3 का स्क्वायर। अगर हम एरिया एलिमेंट की बात करें, एरिया एलिमेंट में इसका ये वाला फार्मूला होता है DA H1 DU1 E1 H3 DU3 E3। मतलब इसका आप ऐसे लिख सकते हैं H1 H3 DU1 DU3, ठीक है। ये आप ये वाला लिख लें या आप ये वाला फार्मूला लिख लें। ये एरिया की बात हो रही है जिसमें DA1 के लिए उन्होंने लिखा है। जब DA1 के लिए लिखेंगे तब आपने यहाँ पे H1 H3 DU1 DU3 लिखना है। सॉरी A2 की बात हो रही है। जब यहाँ पे A2 की बात होगी देन आपने यहाँ पे H1 और H3 लेना है। जब यहाँ पे A1 की बात होगी तब आपने H2 H3 लेना है। जब A3 की बात होगी तब आपने H1 H2 DU1 DU2 लेना है। मतलब ये चीज़ आपने इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जी वॉल्यूम एलिमेंट। ये था आर्क लेंथ, ये था एरिया एलिमेंट और ये है वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट में इसका ये वाला फार्मूला होता है DV का फार्मूला होता है H1 H2 H3 DU1 DU2 DU3, ठीक है। ये कुछ फार्मूले हैं और आपके लिए बेहतर है कि आप इनके नोट्स बना लें। जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको आप नोट्स में लिखते जाएं, तब आपका पेपर होगा तो उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको ये मिक्स नहीं होंगे। नेक्स्ट है जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसमें x इज इक्वल टू x, U1 U2 U3, y इज इक्वल टू y U1 U2 U3, z इज इक्वल टू z U1 U2 U3। इसका जो फार्मूला होता है वो ये वाला होता है पार्शियल x बाई पार्शियल U1 पार्शियल y बाई पार्शियल U1 पार्शियल z बाई पार्शियल U1। मतलब ये पार्शियल x पार्शियल y पार्शियल z ये तीनों में ही आएगा। यहाँ पर जस्ट आपने U1 की वैल्यू यहाँ पे U1 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में पार्शियल U2 और थर्ड रो में पार्शियल U3, जैसे इतना सा चेंज होगा। ये होता है फार्मूला जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का। नेक्स्ट आ जाते हैं जी ये वाले एग्जांपल्स पे। ये वाले एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है जी आपका पॉइंट स्केल फैक्टर्स आर्क लेंथ जैकोबियन इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसमें आपको एक गिवन होगी जिसमें आपने स्केल फैक्टर फाइंड करना है, उसी का आर्क लेंथ फाइंड करना है, उसी का जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन भी फाइंड आउट करना है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्केल फैक्टर्स पे आ जाते हैं। स्केल फैक्टर्स का भी आपने देखा होगा कि जो हमने इसमें H1 H2 H3 होते हैं। H1 का फार्मूला होता है पार्शियल R बाई पार्शियल U1, H2 का फार्मूला होता है पार्शियल R बाई पार्शियल U2 और इनका मोड, H3 का फार्मूला होता है पार्शियल R बाई पार्शियल U3 इसका मोड। अगर हमने यहाँ से E1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पार्शियल R बाई पार्शियल U1 ओवर H1,
E2 पार्शियल आर बाय पार्शियल U2 ओवर H2 E3 का फार्मूला होता है। ये अभी हमने डिस्कस किया स्केल फैक्टर्स वाले टॉपिक में, अभी हम ये वाली चीज़ डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, R इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एक्स आई वाई जे जेड के, इसके इक्वल होता है। अब आपने पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स भी करना है, पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई भी करना है, पार्शियल आर बाय पार्शियल जेड भी करना है। अगर आप देखें जी इसको देखते हुए अगर आप पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स करें तो जस्ट आई आएगा, पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई करें तो जस्ट जे आएगा, पार्शियल आर बाय पार्शियल जेड करें तो जस्ट के आएगा। अब आपने लेना है इनका मोड, जब आप इनका मोड लेंगे तो आई का मोड लेंगे 1 आएगा, जे का मोड लेंगे 1 आएगा, के का मोड लेंगे 1 आएगा। मतलब H1 की वैल्यू भी 1 आई, H2 की वैल्यू भी 1 आई, H3 की वैल्यू भी 1 आई। ये थे हमारे पास स्केल फैक्टर्स आ गए। अब आपने निकालनी है जी आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फार्मूला हमारे पास ये चीज़ होती है। ठीक है, पार्शियल डी आर पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स, डी एक्स पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई, डी वाई पार्शियल आर बाय पार्शियल जेड, डी जेड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के। ठीक है, मतलब इसको आप, ये आई है, ये जे है और ये क्या है, के है, इसको आपने ऐसे भी लिख लिया। अब डी एस स्क्वेयर निकालना है आपने, डी एस स्क्वेयर आर्क लेंथ के लिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था, इसमें आपने डी आर डॉट डी आर करना होता है। डी आर की ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास, डी आर डॉट डी आर है, मतलब इसी को आपने इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो डी एस स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा डी एक्स स्क्वेयर डी वाई स्क्वेयर डी जेड स्क्वेयर। ठीक है, और जे आपके पास जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन ये आ जाएगा H1 H2 H3। आपको पता है H1 की वैल्यू स्केल फैक्टर में 1 आई, इसकी भी 1 आई, इसकी भी 1 आई, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपने आर्क लेंथ भी निकाल ली, ये आपने स्केल फैक्टर्स भी फाइंड आउट कर लिए और जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है जी आपके पास एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में चेक द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इलिप्टिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर ऑर्थोगोनल और नॉट। ऑर्थोगोनल फाइंड आउट करना है किसी भी दो यूनिट वेक्टर्स का, अगर आप डॉट प्रोडक्ट लें, डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद अगर आपके पास आंसर 0 आता है तो इसका मतलब है कि वो ऑर्थोगोनल है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है इट्स मीन्स के वो नॉट ऑर्थोगोनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। E1 किसके इक्वल होता है, पार्शियल आर बाय पार्शियल रो और पार्शियल आर बाय पार्शियल रो इसका मोड। ठीक है, यहाँ पे किस इलिप्टिकल साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो रही है, तो ये आपने याद रखना है। साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में E1 होता है पार्शियल आर बाय पार्शियल रो के, E2 होता है पार्शियल आर बाय पार्शियल थीटा और E3 होता है पार्शियल आर बाय पार्शियल जेड। इसमें जाकर इस कोऑर्डिनेट में होते हैं, एक आर होता है, एक थीटा होता है, एक जेड होता है, सॉरी रो थीटा जेड, ये 3 चीज़ें होती हैं, ये आप लोगों ने पढ़ी हुई होंगी। ठीक है, इसमें अब आप पार्शियल आर बाय पार्शियल रो इसके वैल्यू लिखेंगे ए कोस थीटा ई प्लस बी साइन थीटा जे। ठीक है, जब आप इसका मोड लेंगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह जब आप पार्शियल आर बाय पार्शियल थीटा करेंगे तो ये होगा माइनस ए रो साइन थीटा प्लस बी रो कोस थीटा जी। यहाँ से अब आप रो को कॉमन लेंगे, रो ऊपर वाला और रो नीचे वाला ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, जस्ट आपके पास बचेगा माइनस ए साइन थीटा आई प्लस बी कोस थीटा जे और नीचे बचेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब E3 निकालते हैं, पार्शियल आर बाय पार्शियल जेड और पार्शियल आर बाय जेड का मोड, ये किसके इक्वल आ जाएगा, के इक्वल आ जाएगा। E1 E2 इन दोनों का लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखने से यहाँ से शो हो रहा है कि ये चीज़ इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। जब ये नॉट इक्वल टू 0 है तो आप ये कह सकते हैं कि ये नॉट ऑर्थोगोनल है। ठीक है, साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में एक होता है रो, एक होता है थीटा और एक होता है जेड। ठीक है, आपने पहले पार्शियल आर बाय पार्शियल रो करना है, फिर पार्शियल आर बाय पार्शियल थीटा करना है, फिर पार्शियल आर बाय पार्शियल जेड करना है। फिर आपने इन तीनों के आंसर लिखने के बाद इनमें से किसी भी दो का डॉट प्रोडक्ट लेना है, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो नॉट ऑर्थोगोनल है। नेक्स्ट है जी आपके पास नेबुला ऑपरेटर। नेबुला ऑपरेटर किसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। द डिफरेंशियल ऑपरेटर नेबुला ऑफ्टन इन वेक्टर इन स्पेस ऑफ 3, इसमें ये वाला इसका फार्मूला होता है। नेबुला ऑपरेटर्स कहते हैं कि इसमें इसको इससे शो करते हैं। ठीक है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई, पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे, पार्शियल बाय पार्शियल जेड के। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपने इसका याद रखना है। यहाँ पे अगर मैं साई लिख दूँ, ए लिख दूँ, ए लिखूँगी तो यहाँ पर ए आ जाएगा। साई लिख दूँ तो यहाँ पर भी साई, यहाँ पर भी साई, यहाँ पर भी साई, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसकी 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड लैप्लासियन। ग्रेडियंट का फार्मूला होता है नेबुला ऑपरेटर साई। डाइवर्जेंस का फार्मूला होता है नेबुला ऑपरेटर डॉट ए, मतलब इसमें आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं डाइवर्जेंस में। कर्ल में आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। लैप्लासियन में आप इसका स्क्वायर लेते हैं। नेबुला ऑपरेटर को साथ आप साइज से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे, इनके फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट वन है हमारे पास ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, इनके ना जो मेन जो चीज़ है इनमें, वो इनके ये लास्ट वाले जो फार्मूले हैं ना,
ये वाले फार्मूले, ये है ग्रेडियंट का फार्मूला, फिर है ये डाइवर्जेंस का फार्मूला, कर्ल का फार्मूला। ये वाले फार्मूले हैं, ये आपने याद रखने हैं, इनको फिंगर टिप्स पे याद रखना है। ये 100% आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि जी ग्रेडियंट का फार्मूला लिख दें, डाइवर्जेंस एंड कर्ल का फार्मूला लिख दें, लैप्लासियन का फार्मूला लिख दें। तो ये चीज़ मस्ट आपके पेपर में आती है, 100% अब रिपीट होती है ये, ठीक है। लेट u1 u2 u3 आर कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट लेट। अब इसमें आपने क्या करना है, ग्रेडियंट मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आपने नेबुला ऑपरेटर को साई के साथ मल्टीप्लाई करवा के इसका फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट में कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। पार्शियल आर का ये फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, पार्शियल आर बाई पार्शियल u1 डी u1, पार्शियल आर बाई पार्शियल u2 डी u2, पार्शियल आर बाई पार्शियल u3 डी u3, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे इसको लिख दिया h1, क्योंकि ये h1 का फार्मूला h1 डी u1 e1, h2 डी u2 e2, h3 डी u3 e3। अब आपने डी साई कर दिया है, तो आप डेल साई डॉट डी आर h1 f1 डी u1 h2 f2 डी u2 h3 f3 डी u3। यहाँ पे इन्होंने f1 f2 f3 की वैल्यूज लिखी हैं। जस्ट आपने इनमें जो मेन चीज़ है ना वो ये वाली चीज़ याद रखनी है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपसे इनमें से किसी भी दो का फार्मूला पूछ सकते हैं। तो ये जो नेबुला ऑपरेटर साई होता है ये इसके इक्वल होता है 1/h1 पार्शियल साई बाई पार्शियल u1 e1 प्लस 1/h2 पार्शियल साई बाई पार्शियल u2 e2 प्लस 1/h3 पार्शियल साई बाई पार्शियल u3 e3। अगर आप यहाँ से साई को रेस करके जस्ट नेबुला ऑपरेटर निकाल लें तो यहाँ से ये साई जो है ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी जो फार्मूला बचेगा वो इस नेबुला ऑपरेटर का फार्मूला होगा। नेक्स्ट है जी डाइवर्जेंस, एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्जेंस, ये होता है डाइवर्जेंस का फार्मूला। नेबुला ऑपरेटर डॉट है 1/h1 h2 h3 पार्शियल बाय पार्शियल u1 a1 h2 h3 पार्शियल बाय पार्शियल u2 a2 h3 h1, ठीक है। मतलब डी पार्शियल u2 होगा तो यहाँ पे a2 होगा, पार्शियल u1 है तो a1 है, और इनके अलावा बाकी जो h2 h3 होगा, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल u2 है तो यहाँ पे a2 होगा और h3 h1 होगा, पार्शियल u3 है तो यहाँ पे a3 होगा, बाकी h1 h2 होगा। ये फार्मूला आपने याद रखना है। फिर उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ये वाला फार्मूला 1/h1 h2 h3 h1 e1 h2 e2 h3 e3 पार्शियल बाय पार्शियल u1 पार्शियल बाय पार्शियल u2 पार्शियल बाय पार्शियल u3 a1 h1 a2 h2 a3 h3। ये वाला फार्मूला भी आपने याद रखना है। एक्सप्रेशन फॉर लैप्लासियन, इसमें ये उन्होंने सबसे पहले ये वाला फार्मूला अगेन राइट किया है। इसमें आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, ऐसे आपने नेबुला ऑपरेटर का ये दो स्क्वायर लेने के बाद साई के साथ मल्टीप्लाई, इसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब पहले आपने ये वाला फार्मूला लिखना है, इसका ग्रेडियंट का फार्मूला, फिर अगेन आपने इस पर नेबुला ऑपरेटर को अप्लाई करना है। जो फार्मूला आएगा वो इसका लैप्लासियन का फार्मूला होगा, जो कि ये वाला फार्मूला है। मेन चीज़ है ना जो इसमें ये वाली है 1/h1 h2 h3 पार्शियल बाय पार्शियल u1 h2 h3 पार्शियल साई बाय h1 पार्शियल u1। ये चीज़ आपने अब इसमें याद रखनी है, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, h2 h3 ओवर h1, ठीक है, h3 h1 ओवर h2। यहाँ पर जो डी u2 होगा वहाँ पर वहीं h2 होगा, डी u1 है तो h1 होगा, डी u3 है तो h3 होगा। बाकी इनके अलावा जो h1 h2 है ये ऊपर आ जाएगा, h2 के अलावा h3 h1 ऊपर है, h2 h3 ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी हमारे पास ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसकी एग्जांपल काफ़ी लेंथी है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू थे तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।